आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं पीयूष राखेचा आपको वेलकम करता हूं हमारे म्यूचुअल फंड शो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसआईपी, इंश्योरेंस एसआईपी, और फाइनली टुवर्ड्स द एंड हम डिस्कस करेंगे रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी। तो शुरू करते हैं। एसआईपी का मतलब क्या होता है? एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आप सिस्टमैटिकली कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, एवरी क्वार्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये दोनों केस में आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये इसमें कैसे वर्क करता है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो एवरी मंथ, अगर आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं, मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एवरी मंथ आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट होकर इन्वेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं, तो अगर मान लीजिए आपका सैलरी एवरी मंथ के एंड में क्रेडिट होता है, तो आप अगले महीना जो सब्सिक्वेंट मंथ है उसके बिगनिंग के 1 तारीख को अगर अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि वो आपका एसआईपी एवरी मंथ डेबिट करें, तो 1 तारीख को एवरी मंथ आपका एसआईपी डेबिट होकर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, एक जो भी आप 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 अपने सेविंग्स के हिसाब से आप इन्वेस्ट करके अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वो एवरी मंथ आपका डेबिट होके जो भी फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। अब बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के बारे में। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें एसआईपी होता है। तो बेसिकली मैं इसको दूसरी तरह से देखूं तो कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप एसआईपी कर सकते हैं। ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है जिसमें आप एसआईपी नहीं कर सकते। वो हो सकता है कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन अगर फंड या फंड मैनेजर ने लगाया हो, बट ऐसा कोई फंड होता नहीं जिसमें एसआईपी नहीं होता है। तो एसआईपी सिर्फ एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। इसके फ़ायदे क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा तो मैं मानूंगा कि बोलते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट। जो अगर आप कुछ भी खर्चा करते हैं, जैसे हमारा नेसेसिटीज़ है, खर्चा हमारा बहुत सारा, जैसे रेंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब नेसेसरी एक्सपेंस है। खाने पे खर्चा, राशन का खर्चा, ये सब नेसेसरी एक्सपेंस है, इसको हम ऑब्वियसली वी कैन नॉट अवॉइड। और इसके बाद होता है लग्जरी एक्सपेंसेस, लाइक अगर हम मूवी देखने जा रहे हैं, घूमने देखने जा रहे हैं, वो एक लग्जरी एक्सपेंसेस है। अगर मान लीजिए हमारा सेविंग्स नहीं हो पा रहा है या फिर हमारा सैलरी कट टू कट है, तो ये ऐसा एक्सपेंस है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। नेसेसरी एक्सपेंसेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो पे योर सेल्फ फर्स्ट का मतलब है अपने नेसेसरी एक्सपेंसेस जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसके पहले भी हमें एक छोटा सा अमाउंट, भले ही वो छोटा अमाउंट हो, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स करना चाहिए। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है, आपका सैलरी आते ही नेक्स्ट डे में आप ऑटो डेबिट या एसआईपी का इंस्ट्रक्शन बैंक को देकर अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि जैसे बोलते हैं ना कि अपने जो भी हमारा इनकम है माइनस जो हमने सेव किया, जो बचा कुछ है वो हम खर्चा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा इनकम है 20,000 रुपीज़ पर मंथ, मैंने आज एसआईपी कर लिया तो 2,000 रुपीज़ का, तो नेट नेट मेरे पास 18,000 बचा। अब मेरे को पता है कि मुझे 18,000 में ही सर्वाइव करना है या 18,000 ही मेरे पास खर्चा करने के लिए है। तो ऐसे बहुत आपके मन में भी आता होगा या बहुतों के मन में आता होगा कि अगर हमारा इनकम लो है आज, तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं एंड ऑफ द मंथ सेविंग करने के लिए, सब खर्च हो जाता है। तो वही, अगर आप एंड ऑफ द मंथ के लिए छोड़ेंगे सेविंग्स को तो कुछ नहीं बचता है। बट अगर आप बिगनिंग ऑफ द मंथ करें, भले ही आप, जैसे अगर आपका इनकम मान लीजिए 10,000 है, आपको लगता है आप कुछ नहीं सेव कर पा रहे हो, आप आजकल 100 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। 100-500 रुपये से भी आप एसआईपी स्टार्ट करो। बट स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सेविंग्स का हैबिट बनाना इंपॉर्टेंट है रादर देन एनीथिंग। और एक बार जो आपने जैसे कमिटमेंट कर दिया, जैसे सलमान खान बोलते हैं ना, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता हूँ। तो एक बार आपने इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट कर दिया कि मुझे एवरी मंथ इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप, वो अपने आप ही इन्वेस्ट होगा। और आप उस कमिटमेंट को के लिए एकदम लॉयल रहिए और वो इन्वेस्ट करते रहिए। क्योंकि देखिए, सेविंग्स आपको पता नहीं चलेगा कि 500,000, 2,000, 5,000, 10,000 जो भी अमाउंट आप सेव कर रहे हैं, ये धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक धीरे धीरे एक बहुत बड़ा ओशन बन सकता है आपके लिए, एक वेल्थ का। तो इसलिए मैं वापस से दोहराऊंगा कि स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना या सेविंग स्टार्ट करने के लिए एसआईपी से बेटर ऑप्शन दूसरा नहीं है।
लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। एसआईपी जैसे मैंने पहले भी अपने प्रीवियस सेशंस में बोला है कि एसआईपी हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन सा चूज़ करूं, तो आप एक मल्टी कैप फंड में थोड़ा सा रिसर्च करके अगर आप खुद करना चाहते हैं, नहीं तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र का भी गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो एक रिसर्च करके एक अच्छे मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करिए। अगर आपको एक फंड में इन्वेस्ट करना हो तो, अगर आप एक एसआईपी चालू करना चाहते हैं तो एक मल्टी कैप में इन्वेस्ट करिए, जिसका मैंने इसका बेनिफिट्स पहले भी बताया था। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर पिछले म्यूचुअल फंड शोज़ को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने ये मल्टी कैप फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए वो एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा विकल्प है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए स्पेशली अगर आप 5 साल से ज़्यादा एसआईपी कर रहे हैं। 5 साल से कम आप होराइजन मत रखिए। अगर रख रहे हैं तो आप इक्विटी एसआईपी मत करिए, फिर आप बैलेंस्ड फंड में या ऐसा फंड में करिए जहाँ पे आपका रिस्क मिनिमम हो। राइट, तो ये हो गई एसआईपी की बात। एसआईपी के अब एडवांटेजेस क्या है, जैसे मैंने बोला, पहला तो आपका सेविंग्स, एक फोर्स सेविंग एवरी मंथ हो रहा है। दूसरा, एक डिसिप्लिन आ जाता है कि एवरी मंथ मुझे सेव करना ही है, एक डिसिप्लिन आ जाता है। तीसरा, म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स होते हैं, प्रोफेशनल मैनेज करते हैं उसको, तो हमें प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स या फंड मैनेजर्स का एक्सेस मिल रहा है बहुत ही लो कॉस्ट में। तो ये एक और एडवांटेज है कि हमारा जो पैसा है, जो हम हार्ड अर्न हमारा सेविंग्स है, हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसे मैनेज करे और हमें लॉसेस हो। तो एक प्रोफेशनल के हाथ में देना लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो ये 3 फ़ायदे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसआईपी रेगुलरली करने से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड 12% का रिटर्न देता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे आप, एवरी मंथ 2000 3000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10-15 ईयर्स में आपने जितना इन्वेस्ट किया, 15 ईयर्स 20 ईयर्स का होराइजन में आपने जितना इन्वेस्ट किया, उसका 5 टाइम्स आपका वैल्यू हो जाएगा लगभग। जो मैं ये पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर आप 12% भी रिटर्न पकड़ें तो एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एसआईपी का सही एडवांटेजेस समझ के, अच्छे से समझ के इसको इन्वेस्ट करें। अब आते हैं दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका बेनिफिट में, जो लिंक्ड है, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप में से मैं बोल सकता हूँ 90% से ज़्यादा लोगों को ये इसके बारे में पता नहीं होगा। एसआईपी के बारे में मैं बोलता हूँ कि 90% लोग आज सुने हुए होंगे या जानते होंगे कि एसआईपी क्या होता है, बट मैं अब जो बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, उसके बारे में 90% से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। ऐसा क्या है जो मैं बताने वाला हूँ? चलिए सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हैं, बता देता हूँ मैं। इंश्योरेंस एसआईपी। फ्रेंड्स, आप एसआईपी करते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, आप एक लाइफ इंश्योरेंस भी उसमें ऐड करवा सकते हैं। ये आपको कोई भी ऐप जैसे ईटी मनी या ये सब यूज़ करते हैं आप, तो वो सब आपको नहीं, वो लोग आपको नहीं बताएंगे, बट आप इंश्योरेंस साथ में कर सकते हैं उसको ऐड ऑन लेके विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। तो ये कैसे वर्क करता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप 10,000 का एसआईपी कर रहे हैं, 10,000 का आप एसआईपी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में आपको 10 टाइम्स का लाइफ कवर मिलता है अपने एसआईपी अमाउंट का। एसआईपी अमाउंट कितना है, मंथली कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, 10,000, तो 10,000 का 10 टाइम्स कितना होता है, 1 लाख रुपीज़। 1 लाख का आपको फ्री, बिल्कुल फ्री इंश्योरेंस कवर एज अ एड ऑन मिलता है। इसमें अलग अलग एएमसी के थोड़े 19-20 हो सकते हैं। सेकेंड ईयर में फ्रेंड्स 50 टाइम्स, ये बढ़कर 50 टाइम्स अपने इसमें एसआईपी को कंटिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीच में आपका एसआईपी पॉज हुआ या डेबिट नहीं हुआ, तो ये जो इंश्योरेंस है ये बंद भी हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इंश्योरेंस को मतलब इन्वेस्टमेंट अपना एसआईपी को एवरी मंथ कंटिन्यू रखना है, और देखना है कि जो डेट पे हमने एसआईपी सेट किया, जैसे फर्स्ट को अगर एवरी मंथ सेट किया है, तो हमें देखना है कि फर्स्ट को हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है ताकि वो एसआईपी डेबिट हो, एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम वो एवरी मंथ डेबिट होना चाहिए ताकि आपका इंश्योरेंस भी कंटिन्यूड रहे। तो मैंने बोला सेकेंड ईयर 50 टाइम्स मिलता है। 50 टाइम्स मतलब आपका हो गया 10,000 का 50 टाइम्स मतलब 5 लाख रुपीज़ का आपको इंश्योरेंस मिलता है। ये लाइफ इंश्योरेंस है फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस में अलग अलग क्राइटेरिया पे बाद में आऊँगा। थर्ड ईयर, अगर आप थर्ड ईयर कंटिन्यू करते हैं एसआईपी को, तो आपको
100 to 120 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल फंड कंपनी, 100 to 125 टाइम्स आपको एक्स्ट्रा इंश्योरेंस का कवर मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप थर्ड ईयर कंटिन्यू कर रहे हो और आप 10,000 का एसआईपी कर रहे हो तो 10 to 12.5 लाख का आपको लाइफ इंश्योरेंस फ्री में मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस की महत्वता मैं अपने इंश्योरेंस वाले जब शो करूंगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा बता दूं सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे कि लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली क्या होता है, वो हमारे एक जब तक हम एसआईपी कर रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं तब तक वो इंश्योरेंस हमारे पास रहेगा। और बाई चांस हमें कुछ हो जाता है, मान लीजिए कुछ हो गया और हमारा हम नहीं रहे, तो हमारे नॉमिनी को वो जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ लाइफ इंश्योर्ड अमाउंट वो पूरा मिल जाता है। तो जैसा मैं एक बार दोहरा देता हूँ, 10,000 का एसआईपी, एक साल आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 1 लाख का कवर, सेकेंड ईयर में मिलेगा 5 लाख का कवर, थर्ड ईयर में मिलेगा 10 to 12.5 का कवर, और ये मैक्सिमम कवर है 10 to 12.5 लाख, और ये तब तक कंटिन्यूड रहेगा जब तक आप एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें कंडीशंस क्या क्या है, कुछ कंडीशंस इसमें है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंश्योरेंस कंपनीज़ में म्यूचुअल फंड कंपनीज़ में मैक्सिमम एज तक जो लोग कवर करते हैं वो है 50 ईयर्स। तो 50 ईयर्स के जब तक आप होते हैं तब तक आपको कवरेज मिल जाता है। कोई म्यूचुअल फंड कंपनी आपको कवर करते हैं अप टू 60। तो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग आपको एक बार इनके इंश्योरेंस आप इनके वेबसाइट में जाके भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, नहीं तो मुझे भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं, मैं भी आपको इसमें गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जैसे मैंने पहले भी बताया मैं एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, तो मैं भी आपको इसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो ये इंश्योरेंस एसआईपी, अब मैंने ये बताया कि एक तो एज का कंडीशन है, दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, कंडीशन नंबर टू है कि आपको अपना एसआईपी को कंटिन्यू रखना है। अगर आप एसआईपी को बीच में स्टॉप करते हैं तो इंश्योरेंस बंद भी हो सकता है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, हर म्यूचुअल फंड कंपनी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है, कुछ सिलेक्टिव म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जिसके पास ये फैसिलिटी है। जैसे मैं एक एग्जांपल भी आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ म्यूचुअल फंड्स के नाम भी बता देता हूँ, ताकि आपके लिए भी रीड करना और रिसर्च करना इसमें इजी रहेगा, या फिर आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, निपॉन एसेट मैनेजमेंट। ये 3 म्यूचुअल फंड कंपनी के मैंने नाम बताए, और भी ऐसे फंड्स हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज है, बट इसमें भी आपको सिलेक्टिव म्यूचुअल फंड्स में, सिलेक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड में जनरली ये मिलता है लाइफ कवरेज, सारे एसआईपी में नहीं मिलेगा। तो अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपको, और ये ऑप्शन आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, बिना ऑप्ट किए ये लाइफ कवर नहीं मिलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है। जैसे आपने देखा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में आपको ये ऑप्शन है, बट आप लाइफ इंश्योरेंस का, बट आपको इसको ऑप्ट करना पड़ेगा, राइट। इसको ऑप्ट किए बिना ये लाइफ नहीं मिले, ये इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। जैसे आईसीआईसीआई इसको एसआईपी प्लस बोलता है। तो अलग अलग एएमसी का, अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी का इंश्योरेंस का जो प्लान है, जो एड ऑन देते हैं वो लोग, अलग अलग नाम हो सकता है, बट आपको ये ऑप्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बोलते हैं ना, कुछ हमें मुफ्त में मिल रहा है तो उसे हम क्यों छोड़ें, हमें कुछ एक्स्ट्रा तो पे नहीं करना पड़ रहा है उसके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आपका एसआईपी भी बंद हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो आपको कोई चार्जेस तो नहीं देना है, आपको बस आपके इंश्योरेंस जो था वो बंद हो जाएगा, बट आपके लिए कोई नेगेटिव तो है नहीं। और बाई चांस आप एसआईपी कंटिन्यू करते हैं और कुछ हो जाता है और आपके पास ये है, तो सोचिए आपके नॉमिनी और आपके जिसके लिए भी आप पैसा सेव कर रहे हैं, आप हो सकता है अपने डॉटर के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एवरी मंथ आप एसआईपी कर रहे हैं, जब तक आप हैं तब तक तो ठीक है, बट अगर आप नहीं होते हैं, अगर बाई चांस कुछ हो जाता है, तो एटलीस्ट उसको एक लमसम इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। आप एजुकेशन, बच्चे का एजुकेशन का प्लानिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कितना कॉम्प्रिहेंसिव ये प्लान हो सकता है कि जब तक है आप हैं, आपका एसआईपी चल रहा है और आप अपने गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक मतलब आपको कुछ नहीं होता तब तो फिर एक लमसम अमाउंट उसके एजुकेशन के लिए आप तैयार कर लोगे इन्वेस्ट करके एवरी मंथ, और कुछ हो जाता है बीच में तो एक लमसम मिल जाता है जो बच्चा अपना एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकता है। तो एक कितना कॉम्प्रिहेंसिव और कितना हर मतलब एक फुल प्रूफ प्लान जो बोलते हैं ना, फुल प्रूफ प्लान आप एसआईपी इंश्योरेंस के साथ आप बना सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम एसआईपी करें, जब भी हम एसआईपी की बात करें, हम ये ज़रूर देखें कि जो म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना है, पहले तो हमें फंड सिलेक्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली अच्छा फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस देखने से ज़्यादा, बट हम जब म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें और साथ में इंश्योरेंस भी वो कंपनी अगर प्रोवाइड करती है या फिर वो स्कीम में वो इंश्योरेंस का ऑप्शन है,
तो हमें ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए इसको। ये एक हैसल की तरह, मतलब बहुत बहुत लोगों को लगता है, आपको लोग बताते नहीं है, जैसे ईटी मनी हो गया या जो ऐसे ऐप्स है, मोबाइल ऐप्स है, ये लोग इसको इनबिल्ड नहीं किए क्योंकि इनके लिए एक हैसल है। ये डायरेक्ट प्लान्स तो देते हैं बट आपको ये बताते नहीं है कि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से इन्वेस्ट करो, या फिर अगर आप एक एडवाइज़र के थ्रू, जो आपको ये एक एडवाइज़र ही 1-to-1 पर्सनल जो एडवाइज़र होता है वही ये सब आपको डिटेल में आपको गाइड कर सकता है। और एक एज अ अवेयर इन्वेस्टर आपके लिए भी जानना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। राइट, तो हमने बात किया पहले एसआईपी की, और फिर हमने बात किया कि इंश्योरेंस एसआईपी की। और एसआईपी की जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, एसआईपी जब भी हम करते हैं, मैंने बताया क्यों ज़रूरी है तो हमने डिस्कस कर लिया। बट एक और चीज़, एसआईपी करने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया इंश्योरेंस वाला एसआईपी ऑप्शन है, बट आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप अपने डॉटर्स के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको एक गाड़ी खरीदना आप उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको घर खरीदना उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपको एक पीसफुल लाइफ जीना है आफ्टर रिटायरमेंट, आप अपने सारे सपने को पूरा करना चाहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, आप उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक गोल, इसको बोल, ये सब एक गोल है। मैंने गोल के ऊपर एक पूरा म्यूचुअल फंड का शो भी पहले बनाया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखें। तो एक गोल के लिए आप इन्वेस्ट करें, एसआईपी करें। आप ऐसे ही रैंडमली ऐसे ही मत स्टार्ट कर ले कि मुझे एक एसआईपी स्टार्ट करना है। और पहला एसआईपी जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट गोल है, जैसे डॉटर्स एजुकेशन या चाइल्ड एजुकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट गोल है, अगर ऐसा कोई गोल है तब तो आप पहले उसके लिए इन्वेस्ट करिए। नहीं तो फिर आप रिटायरमेंट के लिए, जो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट जो हमारा एसआईपी है हमारा रिटायरमेंट के लिए होना चाहिए, और हमें उसके लिए कमिटेड रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए हमें वो एसआईपी को बंद नहीं करना है। कोई कितना भी बोले मार्केट डाउन है, मार्केट अप है, मार्केट अच्छा नहीं है, हमारे को सेविंग्स का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हो रहा है, हमको एक फोकस्ड, अर्जुन जैसे फोकस्ड थे अपने गोल को देखने में, हमें वो गोल क्लियरली दिखना चाहिए, अपना रिटायरमेंट वाला गोल। और हमें एक फोकस्ड, बहुत ही फोकस्ड रह के उस गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए रिटायरमेंट के लिए। तो मैंने ये भी डिस्कस हमने कर लिया कि अब गोल बेस्ड एसआईपी करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी की। मैंने बोला था कि हम रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करने वाले हैं आज। तो ये रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है? राइट इन द फर्स्ट शो, जो सबसे पहला शो म्यूचुअल फंड के ऊपर हमारा हुआ था, उसमें मैंने एसेट्स को डिस्कस किया था। मैं ब्रीफली अभी बता देता हूँ एसेट्स क्या क्या है। 4 तरह के ब्रॉडली एसेट्स है: इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। रियल एस्टेट को एक तरह से हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो फिजिकल एसेट है। बाकी तीनों पेपर फॉर्म में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी, डेट एंड गोल्ड को। तो ये 3 एसेट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन हमें रीबैलेंसिंग करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? रीबैलेंसिंग मतलब क्या होता है? देखिए, इक्विटी का एक वैल्यूएशन होता है, इक्विटी मार्केट का एक वैल्यूएशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेशियो हम डिस्कस कर लेते हैं, पीई रेशियो। पीई रेशियो में क्या बताता है कि मार्केट सस्ता है कि महंगा है। जैसे हम आज जाते हैं, आज मान लीजिए हम गए शॉपिंग करने के लिए, हम देखते हैं ना कि जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, जो हमें, मतलब मान लीजिए हमें टी शर्ट खरीदना है, एक ब्रांडेड टी शर्ट खरीदना है, हमें फॉर एग्जांपल लिवाइस का जीन्स खरीदना है, तो लिवाइस का जीन्स का हम प्राइस देखते हैं, राइट? प्राइस देख के हम बाई करते हैं। तो प्राइस देख के, क्वालिटी को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि महंगा है कि सस्ता है। वैसे मार्केट महंगा है कि सस्ता है, इक्विटी मार्केट, शेयर्स, वो सस्ता है कि महंगा है हम कैसे देखेंगे? हमें निफ्टी का पी देखना है। निफ्टी का पी से हमें ये समझ में आया कि मार्केट अभी सस्ता है कि महंगा है, राइट? पी रेशियो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो पी रेशियो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, प्राइस बाय अर्निंग्स। मतलब आप 1 रुपया अर्निंग अगर कंपनी करी तो आप उसके लिए कितना पे कर रहे हो। तो अब इस रेशियो के बदौलत और भी कई सारे पैरामीटर्स है जो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ काम करोगे तो वो आपके लिए मैनेज कर सकता है। इतना आई थिंक मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट हो सकता है एज ए इंडिविजुअल्स, बट मैं आपको एक ब्रॉडली बता देता हूँ। इन रेशियोज़ के बेसिस पे हमें रीबैलेंसिंग करना है कि इक्विटी में, अब मान लीजिए मार्केट सस्ता है, सस्ता चीज़ आप खरीदेंगे कि नहीं? सस्ता चीज़ हम डेफिनेटली खरीदेंगे अगर हमें अच्छा क्वालिटी का चीज़ सस्ता है मिले। जैसे फॉर एग्जांपल आज लिवाइस बोले 60% ऑफ,
तो हम खरीदने दौड़ेंगे, राइट। वैसे ही जब सस्ता हो रहा है तो हमें अपना इक्विटी एक्सपोजर को बढ़ा देना है। आज हमारे पास 100 रुपया है, चीज़ सस्ता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि 100 रुपीज़ का 100 रुपीज़ हम डाल देंगे इक्विटी में। हम 80 रुपीज़ तक इक्विटी में डाल सकते हैं, राइट। और जब चीज़ महंगा हो रहा है तो हम इक्विटी से बेच देंगे, इक्विटी से बेच के कहाँ डालेंगे, डेट में डाल देंगे। डेट क्या होता है, इक्विटी ऐसे समझिए, डेट मतलब एक सेफ रिटर्न हो गया। जैसे बोलते हैं ना, फोर्स एंड सिक्सेस अग्रेसिव बैट्समैन होता है, जो फोर्स एंड सिक्सेस आप मारने जाओगे तो आपको आउट होने का भी चांसेस रहता है। बट आप वंस टूज धीरे धीरे खेलोगे, टेस्ट मैच की तरह बैटिंग करोगे, तो आपके लिए मतलब तो आप सेफ रहोगे। तो डेट वो सेफ्टी प्रोवाइड करता है और इक्विटी आपको वो रिटर्न देता है। मतलब फोर्स एंड सिक्सेस ऑब्वियसली आपको ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, राइट। ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा रन आप स्कोर कर पाओगे। तो वैसे ही मार्केट में या फिर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में फोर्स एंड सिक्सेस है इक्विटी और वंस एंड टूज है आपका डेट। तो हमें इसके बीच में एलोकेशन करना है। अब फॉर एग्जांपल पिच अगर अनइवन है, मान लीजिए पिच अनइवन है, तो बैट्समैन के लिए खेलना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। बैट्समैन के लिए खेलना डिफिकल्ट होगा तो उस पिच में टेस्ट और उस पिच में आपको क्या करना है, वंस एंड टूज के लिए ही जाना है, तो आपको डेट में ज़्यादा रखना है पैसा। अगर पिच अच्छा है, फ्लैट पिच है एकदम, मतलब एकदम फ्लैट पिच है, आराम से बॉल छूते ही 4 जा रहा है, 6 जा रहा है, तो फिर आप इक्विटी में ज़्यादा रखेंगे। तो वही है, जब मार्केट मतलब अनइवन मतलब मार्केट महंगा है, पिच अनइवन है मतलब मार्केट महंगा है, तो आपको डेट में ज़्यादा रखना है, आपको सेफ खेलना है। और पिच फ्लैट है मतलब मार्केट सस्ता है, तो आपको अग्रेसिव होकर बैटिंग करना है, आप चार्ज करके रिस्क ले सकते हो, राइट। ये क्रिकेट का मैंने एग्जाम्पल लिया है, क्रिकेट का एग्जाम्पल से कई लोगों को समझ में भी आया होगा। बट बाकी लोग जो क्रिकेट नहीं फॉलो करते, आपके लिए मैं सिंपली इतना बता देता हूँ बस कि आपको मार्केट, इक्विटी मार्केट सस्ता है तो आपको वहाँ पे पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, और डेट मार्केट मतलब इक्विटी मार्केट महंगा है तो आपको डेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। तो इसको बोलते हैं एक्टिव स्मार्ट रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी। ये आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हेल्प कर सकता है कि मार्केट कब एक्सपेंसिव है, कब सस्ता है आपको बताने में। आप कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र से डील करते हैं तो उससे पूछिए, आप क्वेश्चन करिए कि मार्केट अभी सस्ता है कि महंगा है, मैं क्या करूं, मैं इक्विटी में पैसा रखूं, डेट में रखूं, ज़्यादा कहाँ पे पैसा रखूं। और या फिर अगर मार्केट ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं है मार्केट में, तो मैं 50-50 रखता हूँ, मैं 50% इक्विटी या 50% डेट। जब आपको लगता है कि मार्केट एक जैसे बोलते हैं ना फेयरली वैल्यूड, मतलब अपने जो लॉन्ग टर्म एवरेज दाम में मार्केट रहता है उसी दाम में है अभी, तो फेयरली वैल्यूड है, तो आप उस समय 50-50 रखोगे। बट जैसे ही सस्ता होता है आप 50-50 से बढ़ के आप इक्विटी में ज़्यादा अप टू 80% आप जाके इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे और बाकी डेट में रखेंगे। और जैसे जैसे महंगा होता है आप ये 50% को और कम करके 30%, 20% तक इक्विटी ले जाएंगे और बाकी डेट में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि आपका रिस्क कम रहे। ये स्मार्ट रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी से फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2% के आसपास एक्स्ट्रा रिटर्न एवरी ईयर, 2 to 3% एवरी ईयर एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हो अगर आप ये रीबैलेंसिंग वंस अ ईयर करो। सिर्फ ये नहीं आपको रोज़ करना है। जो एक्टिव है, जो बहुत मार्केट समझते हैं, रेगुलरली फॉलो करते हैं, वो 1 in 3 months कर लें। जो बहुत मतलब मार्केट में ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है वो वंस एवरी ईयर करें। बट रीबैलेंसिंग करना इंपॉर्टेंट है। बट ये किसको करना चाहिए? आज आपने SIP की स्टार्ट की, आपको करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये उसको करना चाहिए, ये एक नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट स्टेप। जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट लेवल हो गया आपका SIP, आप स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपने मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए SIP चालू किया है, आपका रिटायरमेंट 20 years दूर है, तो पहला 10 साल तो मैं ये बोलूँगा आप SIP को टच ही मत करिए, कुछ मत करिए। SIP को चलने दीजिए, बट फंड को मॉनिटर करिए कि फंड आपका एवरी ईयर एक बार आप मॉनिटर कर लोगे तो भी बहुत है कि फंड आपका ठीक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, और कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है कि नहीं। इसमें फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लें। आप रिसर्च खुद कर रहे हैं तो आप यू आर मोर देन वेलकम, आप रिसर्च करें, बट एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरा स्टेप, जैसे मैंने बोला 10 साल आपका SIP को हो गया, आपने एवरी ईयर में भी 1000 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, आपने 10 ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years अगर आप 5000 इन्वेस्ट करो तो आप 6 लाख इन्वेस्ट करो। मान लीजिए उसका वैल्यू हो गया आज 20 लाख रुपीज़, तो आप आपके बहुत एक साइजेबल कॉर्पस बन गया आज से 10 साल बाद, जब अगर आप आज ही SIP स्टार्ट करो। उसके बाद आप धीरे धीरे रीबैलेंसिंग करिए। आप इतना हड़बड़ी करके क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अब मान लीजिए आपका गोल है आज से 10 साल बाद आप चाइल्ड का एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप 4 to 5 years बाद रीबैलेंसिंग स्टार्ट करिए। मतलब एक सिंपल थंब रूल है
जो जितना दूर आपका गोल है उससे 50% टाइम बाद आप रीबैलेंसिंग स्टार्ट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका गोल है 16 ईयर्स बाद, अगर मान लीजिए आपकी एक डॉटर है आज 2 ईयर्स की है, 18 ईयर्स की होगी तो आपको उसके एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए फंड चाहिएंगे। तो 16 ईयर्स का हाफ कितना हुआ, 8 ईयर्स। 8 ईयर्स के बाद आज हम 5000 का SIP उसके लिए कर रहे हैं, मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं। 8 ईयर्स के बाद आप रीबैलेंसिंग स्टार्ट करिए। क्योंकि 8 साल के पहले हम क्यों मना कर रहा हूँ मैं करने के लिए, क्योंकि वो तब तक आपका वेल्थ क्रिएट हो रहा है, उसको बढ़ने तो दीजिए फंड को, थोड़ा फंड को ग्रो होकर एक क्रिएट तो होने दीजिए, कॉर्पस क्रिएट होगा। उसके बाद आप फिर उसको एलोकेट वैसे मतलब रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। फिर आपको ये देखना है कि मार्केट सस्ता है कि महंगा है। अगर आपको उस समय मार्केट सस्ता लग रहा है तो आप कुछ मत करिए, बट हाँ थोड़ा सा पैसा आप डेट में मूव कर सकते हैं। बट अगर आपको महंगा लग रहा है मार्केट तो आप ज़्यादा पैसा डेट में मूव कर लीजिए और इसको एक एक्टिव रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए। जैसे मैंने बोला 3 मंथ्स में अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर है तो एवरी 3 मंथ्स में आप एक बार रिव्यू करके अपने आप को, अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। और अगर आप वो है क्या बोलते हैं, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या फिर आप ज़्यादा मार्केट फॉलो नहीं करते तो आप साल में एक बार उसको रीबैलेंस करिए। दूसरा रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी ऐसा होता है, आज मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपीज़ है, मेरे SIP की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मेरे पास 10 लाख रुपीज़ है जो मेरे को इन्वेस्ट करना है। तो आज अगर मेरे को मार्केट लग रहा है कि महंगा है तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा 70% डाल दूंगा डेट में, 30% डाल दूंगा इक्विटी में। अगर मैं थोड़ा सा इक्विटी की मतलब मेरे को अगर महंगा भी है तो थोड़ा इक्विटी का एक्सपोजर चाहिए तो मैं ऐसे करूँगा। फिर जैसे जैसे मार्केट सस्ता होगा मेरे को अपना इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ाते रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल 10% मार्केट गिरा तो थोड़ा सा इक्विटी और बढ़ा दिया, 20% मार्केट फॉल हुआ, थोड़ा सा इक्विटी और बढ़ा दिया। तो ऐसे आप देखोगे कि आपका इक्विटी का एक्सपोजर जो है खराब मार्केट में बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है आप धीरे धीरे इक्विटी एक्सपोजर कम करते रहो। ये उल्टा स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं, नॉर्मली क्या होता है मार्केट बढ़ता है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो गलत है। मार्केट गिर रहा है और ये स्ट्रैटेजी में आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, मार्केट गिर रहा है तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, ज़्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट करोगे म्यूचुअल फंड्स के, और मार्केट जब बढ़ेगा तो आप यूनिट्स बेच के अपना प्रॉफिट बुकिंग करके आप डेट में मूव करोगे, जो कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। दूसरा एक और स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ, ये है फिक्स्ड स्ट्रैटेजी इसको बोलते हैं। आपको मान लीजिए 50% डेट 50% इक्विटी ही रखना है एट ऑल मार्केट कंडीशन, वो भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। इसमें भी क्या ऑटोमेटिकली ये वर्क करता है। अब जैसे मान लीजिए आप 50-50 की है, आपने आपके पास 100 रुपीज़ है। अब ऐसे समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे इजी रहेगा, आपके पास मान लीजिए 200 रुपीज़ है तो आपने 100 इक्विटी में डाला, 100 डेट में डाला, 50-50 करके। अब मान लीजिए 10% मार्केट बढ़ा, इक्विटी मार्केट बढ़ा, आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया 110 इक्विटी का। डेट मान लीजिए अभी हमने स्टार्ट किया, डेट कुछ नहीं बढ़ा तो डेट मान लीजिए 100 का 100 ही है, तो टोटल आपका पोर्टफोलियो वैल्यू हो गया 210, राइट। 110 इक्विटी हो गया और डेट 100 है तो 210। अब आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में आप देखोगे लगभग 55%, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ बट लगभग 55% आपका इक्विटी हो गया, 45% डेट हो गया। तो आपको क्या करना है, वो इक्विटी को वापस से 50% पे लेके जाना है। 50% पे लेके जाने के लिए आपको क्या करना होगा, वो 5 रुपये आप इक्विटी से बेचोगे, आपके 210 है अभी, 5 रुपये आप इक्विटी से बेच दोगे तो अगर डेट में मूव करोगे तो दोनों 105 हो गए, दोनों बराबर हो गए, 50% एलोकेशन हो गया। तो ये होता है फिक्स्ड एलोकेशन। इसमें भी आप देखोगे ऐसे ही वर्क करते हैं, जैसे जैसे मार्केट कम जाएगा आप इक्विटी अपना बढ़ाओगे, इक्विटी आपको और खरीदना पड़ेगा क्योंकि मार्केट का वैल्यू गिर गया, और जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा आपको इक्विटी को बेच के डेट में मूव करना होगा। तो ये भी एक ऑटो स्ट्रैटेजी है जो बहुत अच्छे से काम करता है। फिक्स्ड एलोकेशन इसको बोलते हैं कि मैं डेट में इक्विटी में हमेशा 50% ही रखूंगा। ये भी लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। इसमें भी वही रिकमेंड करूंगा, अगर आप मतलब एवरी ईयर भी, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एवरी ईयर भी एक बार देख के इसको अगर रीबैलेंस कर लोगे, इसमें तो मार्केट भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मार्केट का वैल्यूएशन भी नहीं समझना है। ये बहुत इजी, बहुत अच्छा तरीका है कि आपको कुछ नहीं करना है, एवरी ईयर बैक टू 50-50 कर लेना है। कुछ भी हो बैक टू 50-50, जो भी एलोकेशन आपका मतलब जितना भी फंड का वैल्यू हो बैक टू 50-50, मतलब 50% डेट 50% इक्विटी। मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझाया भी। तो फ्रेंड्स ये सब स्ट्रैटेजीज आप ज़रूर फॉलो करें। एक सिंपल इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो ठीक है, वो अच्छा है, मतलब आप इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट किए तो, बट ये सब स्ट्रैटेजीज से आप एक्स्ट्रा अल्फा या एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। और आप बोलते हैं ना, बेटर रिस्क रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इंपॉर्टेंट है। मतलब कम से कम में, मतलब आप 1 रुपया प्रॉफिट बनाने के लिए कितना रिस्क ले रहे हो,
वो इम्पॉर्टेंट है रिटर्न के साथ साथ। ये नहीं कोई कोई बोलता है मैंने 30% एक साल में रिटर्न बनाया, नहीं, वैसे वो उसको मैं नहीं मानता। अपने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बनाया, वो रिस्क 30% रिटर्न बनाने के लिए आपने रिस्क कितना लिया। हो सकता है मार्केट ख़राब होता तो आपका 50% वैल्यू भी चले जाता, तो आपका वैल्यू एट रिस्क 50% है, मतलब आपका, तो आपने बहुत हाई रिस्क लिया है, जो कि एक सही डिसीजन नहीं है। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर या अच्छा इन्वेस्टर होने के नाते आपको कभी ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, ये हमेशा आपको रेकमेंड करूँगा कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ काम करें, क्योंकि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके लिए आपके पूरे ओवरऑल फाइनेंशियल सिनेरियो को समझ कर कि आपके आज क्या एक्सपेंसेस हैं, फैमिली में कौन कौन है, क्या आप कौन कौन आपके डिपेंडेंट्स है, आपको अपने आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, फाइनेंशियल गोल्स कब आपको अचीव करना है, उसके लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए आज उस फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए, वो सब आपको उससे डिस्कस करके, और लॉन्ग टर्म अगर आप फाइनेंशियल प्लानर के साथ बने रहेंगे, मे बी वो कुछ उससे इंसेंटिव उसको मिल रहा है या उसको आप फी पे कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ आप काम कर रहे हो तो थोड़ा सा अगर आपके लिए एक्सपेंसिव भी पड़ रहा है, तो आप देखोगे लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। वो एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन देकर, सिर्फ एक फाइनेंशियल अच्छा एडवाइस देकर, वो आपके लिए जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट वो आपके लिए हो रहा है, इनकर हो रहा है एज फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर करने में या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ काम करने में, वो सारा आपका रिकवर हो जाएगा सिर्फ एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइस से। तो वैसे ही अगर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की तलाश है, तो मैं भी एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, जो आपके लिए आपके गोल्स के हिसाब के, आपके सारे जो फाइनेंशियल, जिसको ड्रीम्स बोलते हैं, फाइनेंशियल एस्पिरेशंस बोलते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं, जैसे अगर आपको मान लीजिए मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको अपने नॉर्मल डे टू डे वर्क से छुटकारा चाहिए और आप फाइनेंशियली फ्री होने चाहते हो, ताकि आप अपने सारे गोल्स, एक बार हमारा सारा गोल्स अचीव हो जाता है और हमारे पास इतना सफिशिएंट पैसा है कि हम उस फंड को अगर एक सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके भी ऐसा हमारे पास रिटर्न आ जाए एवरी मंथ कि हमारा सब खर्च निकल रहा है और हम वहाँ से भी कुछ एक्स्ट्रा बेसिकली सेव कर रहे हैं, तो हम वहाँ से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो एक इनक्रेडिबल फीलिंग है। फिर ऑब्वियसली अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो गए एक बार, तो आप यू कैन फॉलो योर पैशन। मतलब होता है ना, हमें लाइफ में बहुत कुछ करना था बट हम काम की वजह से हम बिजी है आज, तो हम नहीं कर पा रहे हैं। वो हो सकता है कुछ सोशल वर्क हो सकता है म्यूज़िक हो सकता है किसी के लिए ट्रैवलिंग हो। सबके लिए अपना अपना कॉलिंग है, अपना अपना एक लाइफ में ऑब्जेक्टिव है करने का। किसी का जैसे मान लीजिए हॉबी है, हॉबी को आज हम नहीं ध्यान दे पा रहे, तो एक बार हम फाइनेंशियली फ्री हो जाए तो हम ये सब चीज़ से हट कर अपने ड्रीम्स, जो हम हमारा रियल कॉलिंग है, हमारा रियल एस्पिरेशन है, उसको उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो एज फाइनेंशियल एडवाइज़र मैं आपके साथ काम करता हूँ, आपको आपके फाइनेंशियल्स को समझकर, आपके पूरे जो भी आपका नीड्स है, एस्पिरेशंस है, उनको समझकर आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तैयार करता हूँ। आपको एसआईपी किस में करना चाहिए वो स्कीम सिलेक्शन में आपको हेल्प करता हूँ। और जैसे जो हमने बताया था वही सब चीज़ को फॉलो करके, जो स्ट्रैटेजीज़ हमने बताया वही स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके आपके लिए मॉनिटर और रिव्यू करता हूँ। और साथ में जो हमने रीबैलेंसिंग डिस्कस किया, रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी, वो भी करता हूँ। तो अब अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, बी इट म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, स्टॉक्स, कोई भी फाइनेंशियल, जो बोलते हैं ना फाइनेंशियल एसेट्स में आपको कोई भी एडवाइस चाहिए, बहुत लोग अभी गोल्ड के पीछे भी है कि गोल्ड बहुत बढ़ रहा है, गोल्ड का क्या व्यू है, तो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे साथ आप इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट करना चाहते हैं जर्नी, तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे प्लेटफॉर्म में बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, वीआई के लिए पूरा एक्सेसिबल है। और बीइंग वीआई मैं समझता हूँ वीआई के नीड्स को, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के नीड्स को, तो आप पूरा उसके बारे में निश्चिंत रहिए। मैं एंड टू एंड सोल्यूशन आपको देता हूँ। एंड टू एंड सोल्यूशन मतलब आपके लिए एडवाइस टू एग्जीक्यूशन जिसको बोलते हैं, एडवाइस से लेकर कैसे फंड्स में, कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, मतलब आपके लिए मिनिमल एफर्ट के साथ मैं आपको पूरा जर्नी में एकदम, आपके लिए बोलते हैं ना जो एकदम सीमलेस जर्नी आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट जर्नी बना सकता हूँ। एक वो बोलते हैं ना एक हैप्पी इन्वेस्टर, आप एक एकदम हैप्पी इन्वेस्टर की तरह आप रहोगे, क्योंकि आपके लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई आपको कहीं और कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई 10 म्यूचुअल फंड्स में आपको, अगर आप मान लीजिए अलग अलग म्यूचुअल फंड में डील कर रहे हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, मैं एक समझ लीजिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन हूँ आपका। इंश्योरेंस से लेकर इन्वेस्टमेंट से लेकर सारे फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रोवाइड करता हूँ। आपको कोई चीज़ में एडवाइजरी चाहिए, लोन के ऊपर एडवाइजरी चाहिए, होम लोन,
तो वो सारे फाइनेंशियल एडवाइस मैं प्रोवाइड करता हूँ। मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता देता हूँ आपको। मेरा मोबाइल नंबर है 9748976371। मैं रिपीट करता हूँ 9748976371। मेरा ईमेल आईडी है piyush PIYUSH_RAKHECHA और मेरा वेबसाइट है www.royal ईस्टर्न FIN फाइनेंशियल का शॉर्ट फॉर्म है FIN.com royaleasternfin.com। ये मेरा वेबसाइट है जिसको आप विज़िट कर सकते हो। और यही वेबसाइट है जहाँ से आप अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक भी कर सकते हो। और मैं बिल्कुल एक होता है ना, एक व्हाट्सएप सर्विस भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें अगर आप व्हाट्सएप में भी अगर आपको मान लीजिए कभी कुछ एडवाइस चाहिए, कुछ स्टेटमेंट चाहिए, आप एक बार इन्वेस्टमेंट मेरे साथ स्टार्ट करते हो, एक बार जुड़ने की बात मतलब सिर्फ फ्रेंड्स बात है, एक बार आप जुड़ जाते हो तो मान लीजिए आप व्हाट्सएप भी करते हो कि मुझे स्टेटमेंट चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एडवाइस चाहिए, तो बेस्ड ऑन व्हाट्सएप भी आपको व्हाट्सएप में स्टेटमेंट में प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो एकदम आपके लिए आपको लगेगा कि एकदम स्मूथ जो बोलते हैं ना जर्नी, इन्वेस्टमेंट जर्नी, वो है। जैसे मैंने बोला सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ। तो आपको अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आज क्या होता है, हम कोई प्रोडक्ट के लिए बैंक पे रिलाई करते हैं, कोई हम पॉलिसी बाजार में रिलाई करते हैं, कोई प्रोडक्ट के लिए हम म्यूचुअल फंड कंपनी से डायरेक्टली ले रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए हमें वो देखना पड़ता है कि हम किसको कॉल करें, कब किसको कॉल करें, पूरा एक ट्रैक रखना पड़ता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है और कभी कभी हमसे कुछ मिस भी हो जाता है। तो अगर आप एक ही जगह पे सब कर रहे हो और एक ही आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो आपको कोई भी चीज़ के लिए आपको क्या है, आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि कुछ भी है तो मेरे को पीयूष को फ़ोन करना है, मेरे को पीयूष बताएगा कि क्या करना है, या फिर कुछ भी मुझे स्टेटमेंट चाहिए, कोई भी एडवाइस चाहिए तो मुझे इनसे मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपका वो भी नहीं है, कभी आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि आपसे कुछ अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गया या कुछ हो गया, सारा रिकॉर्ड मेरे पास भी रहता है आपका। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और मतलब हम जैसे मैं काम करता हूँ एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो मैं वो एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो सारा फाइनेंशियल एडवाइस है आप मुझसे लेंगे, जैसे बैंक और जो अदर इंटरमीडिएटरीज हैं, वो कहीं ना कहीं अपने मोटिव के लिए हो सकता है वो करते हैं काम और बहुत मिस सेलिंग भी करते हैं। वो भी मैं एक फ्रेंड आपको रेस्ट एश्योर्ड कर देता हूँ आज कि मैं बहुत ही जितना भी क्लाइंट्स के साथ आज काम करता हूँ, बहुत ही ट्रस्ट और वैसे काम करता हूँ कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ। मैं मतलब आई पुट माई क्लाइंट्स इंटरेस्ट फर्स्ट, क्योंकि मैं आज समझ रहा हूँ कि एक बीइंग अ वीआई या बीइंग एनी इवन इफ़ नॉट वीआई, मतलब वीआई नहीं भी हो, नॉर्मल भी अगर है कोई आदमी, तो उसके लिए वो हार्ड अर्न मनी तो है। हार्ड अर्न मनी को कैसा मैनेज करना है, मैंने खुद भी स्ट्रगल इनिशियली बहुत किया था और इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत लोगों से, बहुत एडवाइज़र से मिला, सबको समझा कि कैसे मनी मैनेज करते हैं। और अभी पिछले 5 साल से इसमें मेरा एक्सपर्टाइज़ है, स्पेशलाइजेशन है, मैं पिछले 5 साल से इसमें हूँ और फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, काम कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए या आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट जर्नी या फाइनेंशियल एडवाइजरी, फाइनेंशियल प्लानिंग आप मेरे थ्रू करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मुझे रीच आउट करें मेरे मोबाइल नंबर पे। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, पीयूष राकेचा, रॉयल ईस्टर्न फाइनेंशियल सर्विसेज से। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। थैंक यू।